गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, अब अपने इसके लास्ट टॉपिक्स पे पहुंच चुके हैं। जैसे आप कई बार सोचते हो कि मैडम फॉर्मूला लिखती है Na2SO4 और मैडम बोल पड़ती है कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है बच्चों। मैडम लिखती है कैल्शियम कार्बोनेट CaCl3। मैं बोलती आपको मैं यूँ कहती हूँ कि आप लिख लो कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपको लिखना है, आपको फॉर्मूला नहीं आता तो अपने क्या लिखते, आप क्या करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट लिख लोगे। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला नहीं आता तो आप क्या करोगे, सोडियम सल्फेट इस तरह से लिख लोगे। लेकिन स्टूडेंट्स अब अपने इस चैप्टर के अंदर क्या सीखेंगे, फॉर्मूले लिखने सीखेंगे। तो फॉर्मूला से पहले आपको सिंबल आने चाहिए। वो मैंने आपको बताया था कि सिंबल के लिए अपने क्या करते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट लेटर्स का यूज करते हैं। फर्स्ट लेटर का फर्स्ट के साथ सेकंड का भी, या फर्स्ट के साथ थर्ड लेटर का यूज करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका अपने एलिमेंट्स का क्या करते हैं, अपने उनका लैटिन नेम लिखते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का सिंबल क्या होना चाहिए था, एस होना चाहिए था, लेकिन सोडियम का सिंबल एस ना होकर क्या होता है, Na। क्या होता है, Na, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या होता है, नेट्रियम। तो उसी से क्या वर्ड आया है, Na, सोडियम वर्ड आया है। इसी तरह से मैंने गोल्ड का बोलती रहती हूँ और गोल्ड का मैं सिंबल लिखती रहती हूँ Au, जबकि होना क्या चाहिए था, G होना चाहिए था, क्योंकि इसका नाम क्या होता है, ओरम। इसी तरह से सिल्वर का एस ना होकर क्या होता है, अर्जेंटम। तो ये तो सारे के सारे क्या है, इनके लैटिन नेम है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जैसे कार्बन, कॉपर, कैल्शियम, क्लोरीन, कोबाल्ट, इस तरह से। कार्बन का सिंबल C, कॉपर का Cu क्योंकि इसके लैटिन नेम से ही आया है। कैल्शियम में फर्स्ट लेटर कैपिटल कैल्शियम Ca, फर्स्ट और सेकंड लेटर। क्लोरीन के अंदर फर्स्ट और थर्ड लेटर Cl। कोबाल्ट के अंदर CO। स्टूडेंट्स मतलब अपने फर्स्ट लेटर हमेशा क्या करते हैं, सिंबल का हमेशा बड़ा लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, लेकिन सेकंड लेटर हमेशा अपने क्या लिखते हैं, इसका स्मॉल लिखते हैं। तो ये पहले आपको सिंबल्स याद होने चाहिए। ये आपके NCERT बुक के अंदर है, क्योंकि देखो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि एस चांद से करो, क्योंकि वो तो मैं अपनी खुद की आपकी प्रैक्टिस के लिए इसके अंदर से करवा रही हूँ, लेकिन आपको मैं नहीं बोलूँगी कि आप एस चांद के अंदर से करो। तो अब आपको मैं इस चैप्टर के नोट्स ही पहले भेजूँगी। इस चैप्टर के नोट्स हैं, मैं आपको मतलब शायद मे बी कल, अगर वीडियो पहले कल तो वीडियो भेजूँगी, कल अभी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को आपको क्या करूँगी, इसके नोट्स हैं वो भेजूँगी। तो आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे इसके नोट्स क्या कर लेना, लिख लेना। आपको साइंस की नोटबुक भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास कोई लिखने वाला काम आया ही नहीं है, तो इसलिए आप बाद में भेज देना, साइंस की नोटबुक नेक्स्ट वीक में भेज देना। तो स्टूडेंट्स अब पहले तो आपको सिंबल पता होने चाहिए। उसके बाद आपकी एक टेबल दे रखी है NCERT बुक के अंदर, जहाँ पर वैलेंसी लिख रखी है। वैलेंसी का मतलब होता है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था तो इसके ऊपर क्या आ जाता था, +1। मैग्नीशियम 2 डोनेट करता था तो +2। इसी तरह से एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था तो +3। इस तरह से क्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता था तो -1। ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता था तो -2। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता था तो -3। तो इस तरह से क्या आ जाता था, इनके ऊपर वैलेंसी आ जाती थी। तो ये आपको वैलेंसी याद करनी है। सिर्फ आपके यही वैलेंसी नहीं है कि मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 20 तक नहीं है, अब बहुत सारी वैलेंसी है। मैंने आपको बताया था ना, ये तो सिंपल आयंस है, पॉलीएटॉमिक आयंस भी बताए थे, जैसे SO4 सल्फर -2, ये पॉलीएटॉमिक आयन है। इसके अंदर दो एटम्स हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर क्या है, चार्ज है। कार्बोनेट CO3 -2, NO3 -1। तो इस तरह से क्या होता है कि ये मतलब पॉलीएटॉमिक आयंस भी हैं। तो ये आपको वैलेंसीज क्या है कि आपकी NCERT बुक के अंदर एक टेबल दे रखी है, एक तो आपको दे रखी है सिंबल्स की टेबल, एक आपको दे रखी है वैलेंसी की टेबल। जब आप उसको याद करोगे तब आपको क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला लिखना आ जाएगा। जैसे मैंने बोला सोडियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला लिखो। इसकी आपको पहले वैलेंसी पता होगी। सोडियम कई जगह पर तो यूं है, जैसे यूं कर सकते हैं, Na की वैलेंसी होती है +1, ऊपर लिख लेते हैं। सल्फेट होता है SO4, याद करोगे तो आपको पता लगेगा -2, इसकी वैलेंसी ऐसे होती है। माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी क्या होती है, मतलब वैलेंसी कितनी होती है। अब Na की वैलेंसी सल्फेट के नीचे, और सल्फेट की वैलेंसी किसके नीचे आ जाती है, Na के नीचे आ जाती है। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। Na की वैलेंसी, Na क्या आ जाएगा 2, यानी दोनों की वैलेंसी क्या हो जाती है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाती है। तो Na2 और फिर क्या हो जाएगा SO4। इसके बाद क्योंकि ये 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो Na2SO4
हो जाएगा। या कई बुक्स में यूं भी लिखा होता है, Na के नीचे लिखा होता है +1, सल्फेट के नीचे लिखा होता है -2। तो करना वही है, इंटरचेंज कर देनी है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, प्लस माइनस लगाना नहीं है। तो अपने क्या लिखेंगे, Na2SO4। ठीक है, आगे बात समझ में। अब दूसरा फॉर्मूला जैसे मैं बताती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम है +2, कार्बोनेट है -2, CaCO3। जब दोनों की वैलेंसी सेम होती है तो कैंसिल हो जाती है, तो दोनों की वैलेंसी 1 होगी, इसलिए अपने इसको क्या लिख देते हैं, CaCO3 लिख देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में बेटा। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की होती है +2, ऑक्साइड की होती है -2, दोनों आपस में कैंसिल, दोनों की वैलेंसी 1 होगी, तो इसको क्या लिखेंगे, MgO लिख देंगे। सोडियम क्लोराइड, Na की होती है +1, Cl की होती है -1, आपस में कैंसिल, NaCl बन जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से क्या होता है कि वैलेंसी है वो लगती है। आप वैलेंसी याद करोगे तो आपको क्या होगा कि फॉर्मूला याद हो जाएगा। बस जो फर्स्ट की वैलेंसी होती है वो सेकंड के साथ, और सेकंड की वैलेंसी क्या करते हैं, अपने फर्स्ट के साथ लगा देते हैं। जैसे और बात सुनो, जैसे है एल्यूमिनियम सल्फेट, मैंने लिखा एल्यूमिनियम सल्फेट। अब स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की होती है +3, सल्फेट की होती है -2, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी इसके नीचे, Al तो 2 हो गया। अगर तुम SO4 यूं कर दोगे, सीधा 3 लगा दोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि O की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 43 हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। अपने क्या करते हैं, जब ऐसा हो तो SO4 को अपने क्या करेंगे, ब्रैकेट में, इसके बाहर अपने क्या लगाएंगे, होल थ्राइस इसको बोलते हैं, इस तरह से लगाएंगे। यानी यहाँ पर सल्फर की वैलेंसी कितनी है, 3 है, ऑक्सीजन की कितनी है, 4 3 जा 12। जो नीचे वाली वैलेंसी होती है ये क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस नहीं होती, मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी सल्फर की वैलेंसी तो 3 है, लेकिन ऑक्सीजन की पहले 4 थी, तो 4 क्या होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 4 3 जा 12 बन जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम की +3 है, नाइट्रेट NO3 -1 है, तो -1 की तो लगाने की जरूरत नहीं है, Al के नीचे 1 लग जाएगा, तो लगाने की जरूरत नहीं है। NO3 है, इसको ब्रैकेट में लेके अपने क्या करते हैं, इस तरह से लगा देते हैं। यानी यहाँ पर नाइट्रोजन की 3 है, ऑक्सीजन की 3 3 जा 9 है। तो इस तरह से क्या होता है कि इनकी वैलेंसी क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है, और जिसके कारण से क्या बन जाते हैं, अपने केमिकल फॉर्मूले हैं वो बन जाते हैं। तो आपको केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए आपको क्या याद होना जरूरी है, पहले आपकी वैलेंसी है वो क्या होनी चाहिए, जरूरी है, आपको याद होनी जरूरी है। तो ये होता है फॉर्मूले लिखने का तरीका। अब अपने बात करते हैं, एक आपको पहले मैं मॉलिक्यूलर मास निकालना, मतलब किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर मास निकालना बताती हूँ। न्यूमेरिकल्स टाइप ही है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल होता है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए अब आपको क्या याद करने पड़ेगा, जैसे सोडियम सल्फेट है, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाए कि आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, जैसे आ जाए वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे तो क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली क्या होता है कि पेपर के अंदर क्या होता है कि मास दिया होता है, मॉलिक्यूलर मास दिया होता है, एटम का मास दिया होता है, और एटम के मास को अपने प्लस करते हैं तो क्या निकल जाता है, मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है। नहीं तो कुछ एटम्स के मास आप याद नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का मास होता है 1, एटम है 2, मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन का मास होता है 16, एटम है 1, तो 2 + 16 यानी इसका मास कितना हो गया, 18U। पहले इसको लिखते थे AMU, AMU का मतलब होता था एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन अब इसको क्या लिखते हैं, सिर्फ U का मतलब क्या होता है, यूनिट। तो ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है कि एक कंपाउंड के अंदर जितने भी है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सभी के एटम्स के मास को अपने क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। जैसे मान लो ये आ गया CH3COOH, ठीक है। अब इसमें कार्बन 1 है, एटम है, कार्बन का मास होता है 12, एटम है 1। हाइड्रोजन का मास होता है 1, एटम है 3। कार्बन का मास होता है 12, एटम है 1। ऑक्सीजन का मास होता है 16, एटम है 1। ये भी ऑक्सीजन है, 16 × 1, प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1, एटम है 1। तो 12 + 3 + 12 + 16 + 16 + 1,
16 और 16 32, 33, 33, 33, 43, 45, 45, 3 48, 48, 58, 60, यानी इसका मास कितना हो गया 60 U हो गया। यानी सभी के मास, जितना भी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सभी के मास को अपने क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो अपने पास क्या निकल जाता है, उसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है। जैसे मैं आपको बता रही थी Na2SO4, Na सोडियम का मास होता है 23, एटम है 2, सल्फर का मास होता है 32, एटम है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16, एटम है 4। तो 32 2 जा 46 प्लस 32 प्लस 64, तो 46, 32 और 64 को अपने क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। यानी कितना हो गया इसका मास 142 U हो गया। यानी मोलिकुलर मास का मतलब क्या होता है कि एक मोलिक्यूल के अंदर, यानी एक मोलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सभी एटम्स के मास को अपने क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो उससे क्या निकल जाता है, हमारे पास मोलिकुलर मास निकल जाता है। तो यानी मोलिकुलर मास का मतलब क्या होता है कि द सम ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल इज नोन एज मोलिकुलर मास। और इसके पीछे अपने यूनिट क्या लगाते हैं, यू वर्ड है वो लगाते हैं। अब स्टूडेंट्स एक वर्ड है मोल कंसेप्ट, थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट रह गया था, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स, कल भी आपके न्यूमेरिकल्स की वीडियो भेजूंगी। न्यूमेरिकल्स तो अगर आपसे पॉसिबल है तो उतारते रहा करो साथ के साथ। अब है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है, सुन लो पहले मेरी बात। अगर मान लो आप बैंक में जाते हो, बैंक में जाके आपको 1 लाख रुपीज चाहिए, ठीक है, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन 1 लाख रुपए किस रूप में चाहिए, एक एक के सिक्कों में चाहिए, 1 रुपीज के कॉइन्स चाहिए अब आपको। अब बैंक वाला कैशियर है, इतना फ्री नहीं है 1 लाख के सिक्के आपको सारे के सारे 1 लाख के सिक्के है वो आपको कॉइन्स है काउंट करके दे, बहुत मुश्किल है। अगर अपने मंदिर जाते हैं, मंदिर के अंदर अगर अपने मान लो 10, जैसे बीकानेर 21 गणेशिया मंदिर है, उसके अंदर अपने 21 फेरियाँ लगानी होती है, तो अपने 21 फेरियाँ बीच में लगाते लगाते क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि 21 फेरियाँ हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पर तो क्या हो गया कि 1 लाख रुपीज़ काउंट करने हैं, वो भी 1 रुपीज़ के कॉइन, 1 के कॉइन काउंट करने हैं, तो यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो बैंक का जो कैशियर है वो सारा दिन आपके लिए इतना फ्री नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए और वो आपको एक एक सिक्के दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करता है कि आपको मतलब सिक्के है उसको तोल के देता है। अगर आपको याद हो, आज से 3 या 4 साल पहले 8 नवंबर को 2016 था, नहीं 17 था, 17 18 19 20, हाँ अभी 4 साल हो गए, तो 2017 की बात है। मोदी जी ने अचानक से 500 1000 के नोट बंद किए थे, ठीक है, पुराने नोट बंद कर दिए थे, नए नोट आए थे। तो जिन लोगों के पास पुराने नोट थे तो वो बैंक में क्या करते थे कि उसको वापस करने जाते थे, क्योंकि बैंक तब थोड़े टाइम तक उस बैंक ने क्या किए थे कि पुराने नोट है एक्सचेंज करके दिए थे। तो जब वो पुराने नोट एक्सचेंज करके जाते थे ना, तो जो वो क्या किया था, उन्होंने हमारे को सिक्के देते थे, कॉइन्स देते थे, जैसे 5000 के कॉइन्स दे दिए, 10,000 के कॉइन्स दे दिए। तो कॉइन्स को वो काउंट नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, कॉइन्स को वो वेट करके देते थे। यानी एक कॉइन का वेट क्या होता है, फिक्स होता है। अभी एक कॉइन का मास है मान लो 10 ग्राम है, तो अब एक कॉइन का मास है, तो उनको पता होता है कि 1 किलो कॉइन है तो उसका मास कितना होगा, 1 किलो कॉइन है तो उसके अंदर कितने मतलब रुपए होंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं कि मतलब कॉइन का मास और कॉइन के नंबर दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप 1 लाख रुपए लेने जाते हो तो वो आप 1 लाख रुपए, आपको 1 लाख रुपए के कॉइन काउंट करके नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा, वो आपको वेट करके तोल के, जैसे अपने सब्जी लेने जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं, चीनी लेने जाते हैं, तो आपको सब्जी वाला सब्जी तोल के देता है, दुकानदार आपको चीनी तोल के देता है। तो वैसे वो आपको क्या करेंगे, बैंक वाले क्या करेंगे, सिक्के जो कॉइन्स हैं उसको क्या करेंगे, तोल कर दे देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स और मास ऑफ कॉइन्स के बीच में क्या होती है, एक रिलेशनशिप होती है। तो इसी तरह से क्या होता है कि जब अपने, मैंने आपको बताया था कि अगर अपने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं, तो 1 सेंटीमीटर की लाइन के अंदर 3 करोड़ 50 लाख कॉपर के एटम अरेंज हो जाते हैं। तो सोच लो कि कॉपर मतलब कोई भी एटम है उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो एटम का मास कैलकुलेट करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मोल कंसेप्ट क्या होता है, एक कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच में, नंबर ऑफ एटम्स के बीच में और मास ऑफ एटम के बीच में। नंबर ऑफ एटम और मास ऑफ एटम के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है उसको अपने क्या बोलते हैं, मोल कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। यानी मोल एक लिंक बिटवीन है
मास ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम के बीच में। एक ग्रुप है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स किसके हो सकते हैं? अगर एलिमेंट के हैं तो एटम होंगे, कंपाउंड के हैं तो मॉलिक्यूल्स होंगे, और आयंस के हैं तो आयनिक होते हैं। एक ग्रुप है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का। इसी को अपने क्या बोलते हैं? मोल कंसेप्ट बोलते हैं। और जो ये वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको अपने क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि इसको सबसे पहले साइंटिस्ट था एवोगैड्रो, जो इटालियन साइंटिस्ट था एवोगैड्रो, उसने उसी के ऑनर्स के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 जो वैल्यू है, इसको अपने क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हैं। तो यानी ये कह रहे हैं कि कनेक्टिंग लिंक है मोल, नंबर ऑफ एटम और मास ऑफ एटम के बीच में। एक ग्रुप 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का, इसको अपने मोल कंसेप्ट बोलते हैं। और जो ये वैल्यू है, नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 10⁻23 प्लस में है, एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है? ये एवोगैड्रो नंबर है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे? ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ठीक है। और अगर 1 मोल क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तब भी उसके अंदर क्या होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्रेजेंट होंगे। यानी हमेशा 1 मोल ऑफ एटम की वैल्यू भी 6.022 इंटू 10⁻23 रहेगी, और 1 मोल किसकी? मॉलिक्यूल की जो है, वो भी वैल्यू क्या रहेगी? 6.022 इंटू 10⁻23 रहेगी। तो अपने को याद ही रखना है कि मोल क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक है नंबर ऑफ एटम और मास ऑफ एटम्स के बीच में। जो एक ग्रुप है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का, इसको मोल कंसेप्ट बोलते हैं। और जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को अपने क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। जैसे अगर अपने आ जाए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम के अंदर भी क्या होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे? नाइट्रोजन एटम होंगे। और अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आ जाए, तो भी उसके अंदर क्या होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी ये वैल्यू है, ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, कार्बन की बात करें, सभी के अंदर क्या होगा कि 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं। तो इसी को अपने क्या बोलते हैं? मोल कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। तो कल वाली वीडियो के अंदर अपने कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल्स को। अभी अपने आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।